प्रतीक्षा जब अंतहीन हो जाए तो बहुत कष्टकारी हो जाती है। और बार बार भरोसा मिले और फिर भरोसा टूटे तो उस मनस्थिति में प्रतीक्षा करना और भी ज्यादा दुष्कर, दुस्सह और दुखद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के संदर्भ में यही हुआ। हर बार हर दल ने उनको लेकर कुछ ना कुछ आश्वासन दिया, कुछ ना कुछ भरोसा देने की कोशिश, दिलाने की कोशिश की चुनाव के समय। और चुनाव के बाद शिक्षा मित्रों ने पाया कि वो जहां खड़े थे वहीं खड़े। किसी की सरकार बन गई, किसी की चली गई, लेकिन शिक्षा मित्रों का कुछ भला नहीं हुआ। पिछले 2 चुनावों में 2019 का लोकसभा का चुनाव और 2022 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसमें शिक्षा मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया मोटे तौर पर, और उसका सार्वजनिक तौर पर प्रचार भी हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो वो बहुत स्पष्ट रूप से, मुखर रूप से समाजवादी पार्टी के लिए लड़ रहे थे शिक्षा मित्र भी। लेकिन सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की। फिर स्थितियां गड़बड़ हुई कि अब क्या होगा, आगे कैसे रास्ता निकलेगा। लेकिन कल लखनऊ में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अभी तक शिक्षा मित्रों का जो भी जुटान होता था उसको धरना, प्रदर्शन, महाधरना, विरोध प्रदर्शन, विरोध यात्रा, ऐसे नाम दिए जाते थे। कल संभवतः पहला अवसर था जब प्रदेश भर से शिक्षा मित्र जुटे लखनऊ में रामाबाई पार्क में, और उसको उन्होंने नाम दिया सम्मेलन। शिक्षा मित्रों के मंच पर दिल्ली और लखनऊ की सरकारों के 2 मंत्री मौजूद हुए रहे हो, यह भी मेरे ख्याल से पहली बार हुआ। कल 2 मंत्री मौजूद थे, केंद्र के कौशल किशोर और योगी मंत्रिमंडल के सदस्य डॉक्टर संजय निषाद। ये बदलाव तो है। और कौशल किशोर जो केंद्र के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उन्होंने शिक्षा मित्रों को भाजपा के समर्थन और सहयोग का संकल्प भी दिला दिया। दिल्ली की मोदी सरकार और लखनऊ की योगी सरकार के समर्थन में नारे भी लगवा दिए। बीड़ा से तो खैर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, और ना इस बात से कोई फर्क पड़ता कि कौशल जी ने बीड़ा उठाया या किसी दूसरे ने उठाया, राम श्याम ने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। करना सर, जब एक फैसला हो जाता, नेतृत्व राय बना लेता है तो हो जाता है, नहीं तो बीड़ा तो सभी उठाते भैया, हैं। बीड़ा तो बड़े बड़े लोग उठा के चले गए, ना बीड़ा का पता ना लोगों का पता। उस बात को छोड़ दीजिए। आलोक जी, मेरी समझ ये कहती है कि शिक्षा मित्रों का मुद्दा बड़ा नाजुक है। ये बात सरकार जानती है, लखनऊ की भी और दिल्ली की भी। ठीक। और इस बात में ये तो कहने सुनने की बात होती है कि हम मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, प्रधानमंत्री जी को, वो सब अवगत हैं। कौशल किशोर के भरोसे थोड़ी ना बैठे कि कौशल किशोर आएंगे, ये संजय निषाद आएंगे तो वो अवगत कराएंगे, मामला क्या है, ऐसा थोड़ी ना है। सब अवगत हैं। कौशल किशोर जी से ज्यादा मुख्यमंत्री जानते हैं शिक्षा मित्रों का मसला क्या है, और मोदी जी भी जानते हैं पूरा। ठीक। जब 19 में चुनाव लड़ रहे थे तब भी और 14 में भी, दोनों अवसरों पर उनको इस बात का संज्ञान था। 19 में तो उन्होंने कहा भी था बनारस में कि जिम्मेदारी मेरी है,
ठीक, तो इसलिए मसला ही नहीं। अब मैं जिस मुख्य बिंदु पर आ रहा हूं, क्या इस कल के सम्मेलन को हम ये माने, क्योंकि भाजपा भी ये जानती है कि अगर इनको कुछ नहीं देना है शिक्षा मित्रों को, तो वो अपने 2 मंत्री मंच पर नहीं भेजती। और ये जबरिया तो लेने आते त्रिभुवन, उन किसी को पकड़ के ना, जबरिया तो बीएसए नहीं आता कहने से किसी के, मंत्री कैसे आ जाएगा? ये जो 2 मंत्री आए, एक दिल्ली वाले और एक लखनऊ वाले, क्या इनके आने का मंतव्य आपको क्या दिख रहा है? मेरे जैसे कम समझ वाले आदमी को समझ आ रहा है कि अगर सरकार को कुछ नहीं करना होता तो कौशल किशोर और संजय निषाद का सिर कुटवाने के लिए नहीं भेजती है, इनको कह देती कि भाई नहीं जाओ आप ना, वहां नहीं जाना है। आलोक जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरा ये मानना है कि कुछ तो मिलेगा जी, लेकिन बस प्रश्न ये है कि जो नियमितीकरण हमारे शिक्षक बंधुओं को जो परमानेंट जॉब की बात है वो मिलेगी कि नहीं, इसमें मुझे डाउट है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी मंत्रियों की ठसक कुछ और होती। गोलमोल जॉब आ रहा है, जॉब स्पष्ट नहीं है। सरकारें जब बहुत कुछ बड़ा देने वाली होती हैं तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो मंत्रियों को ये तो कहा गया कि कुछ तो जरूर देंगे, तो बेचारे वो कुछ देने के लिए का संकेत देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनका जैसे मानदेय दुगुना कर दिया सकता, 10,000 से 20,000 हो सकता है सरकार कर दे। हो सकता है जैसे 11 महीने में इनको दोबारा अपना भरना पड़ता है, 11 महीने का ही वेतन मिलता है, तो 60 साल की उम्र तक ऐसी चर्चा है कि उनकी कर दी गई पहले से कि 60 साल तक बने रहेंगे। लेकिन नियमितीकरण की जैसी मांग है शिक्षा मित्रों की, इसकी संभावना मुझे कम दिख रही है, क्योंकि सरकार वोट बैंक के लिए काम करती है। अगर 1,46,000 नई नौकरियां सरकार निकालेगी तो वो ज्यादा बड़ा एक मुद्दा बनेगा। इनको 10,000 से 20,000 कर देगी, इस जगह ये खुश हो जाएंगे, और उधर वो नौकरियां 1,46,000 नहीं निकाल देंगे तो वोट बैंक ज्यादा बड़ा मात्रा में प्रभावित करेगा सोसाइटी को, और ये जोड़ पाएंगे कि हमने इस साल इतनी नई नौकरियां निकाली। ठीक 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 बात है, इस बात में दम है। सरकार का सारा फोकस होता है वोट, ठीक, और स्वाभाविक नई नौकरी की बात अलग है, एडजस्टमेंट की बात अलग है। अशोक जी, कल के सम्मेलन बहुत स्वागत है। संजय जी, आपका बधाई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हम लोग ये मानकर चले कि शिक्षा मित्रों की जो इतनी लंबी मांग है, इतना लंबा संघर्ष है, अब उसके समापन का समय आ गया है? और आपने तो मेरे उस संघर्ष को देखा होगा जो 7 जून 2015 के कसरवल में आपने बहुत बड़ा डिबेट किया था, जब हम रोको आंदोलन में बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ था। आपने देखा होगा किस तरीके से पिछली सरकारों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया था। जिस तरीके से मेरा संघर्ष है 18% मछुआ आबादी का, वैसे पढ़े लिखे शिक्षा मित्रों का भी संघर्ष है। ये भी अच्छे टॉपर स्टूडेंट रहे हैं गांव के लोग, जो सबसे अधिक नंबर पाने वाला और सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला, उसको हम शिक्षा मित्र में लाए थे। अगर तो निश्चित रूप से इनके साथ सम्मान होना चाहिए। आखिर पिछली सरकारें जो लंबे समय तक रही हैं, इनके साथ रही हैं, तो जिस भी तरीके से रही हैं, अगर इनकी नीतियों में उनके पास पावर था, 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार इनके सहयोग से चल रही थी, तो इनमें जो कमियां थी उसे केंद्र से और राज्य से मिलकर सहमति से नीतियां बनानी चाहिए थे। कोर्ट को मौका नहीं मिलता है उनको कैंसिल करने का। हम तो किसी सरकार को, किसी एक को दोष नहीं दे रहे हैं। हम तो जो वोट लिए थे, जिन लोगों ने भी इनके साथ रहे लंबे समय तक, हम नहीं कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार खड़ी है, जो भी उचित होगा। ये भी नागरिक है, हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ विकास होना चाहिए। तो इनका भी होना चाहिए। आखिर ये भी कैरियर छोड़ के आए थे, ये अच्छे स्टूडेंट थे, तो इनके साथ काहे ये भी काम कर रहे हैं। एक तो हुआ कि वेतन बढ़ गया था, पढ़ने के बाद कोर्ट ने रोक दिया,
अब ये अपने जगह पर से अपने गांव से ट्रांसफर हो गए 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जो वेतन इनका मिल रहा था उसमें भी इनका रुपया खर्च हो रहा था। ये तो कहिए कि कुछ हमारी सरकार ने इनको है। अब हाई कोर्ट ने कहा संविधान नहीं कर सकते, कोई कोर्ट कहते हैं भर्ती नहीं कर सकते। इस पे अब विचार करेगी। हम तो निश्चित रूप से, मैंने इनसे कहा था कल कि मैं वकील हूँ, वकील का काम वकालत होता है और सरकार का काम, मैंने इनसे भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम है। आप पार्लियामेंट का आपका चुनाव होने वाला है, जो पार्लियामेंट के साथ आइए और निश्चित रूप से जब मोदी जी साथ रहेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। जिनको करना होता पिछली सरकारों को तो कर दिए होते। आइए हमारे साथ, निश्चित रूप से कोशिश करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैंने इनको आश्वस्त किया, मेरा काम था, संदेश इनका मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी बातचीत में चलता ही रहता है। हमारी सरकार संज्ञान में है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ये लोग तो पहले जाते थे तो क्या क्या होता था आप जान सकते हैं। कम से कम आज हम लोग जा रहे हैं, इनकी बात को सुन तो रहे हैं और सुन को लेके इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। नहीं संजय जी, जैसे आप और कौशल किशोर जी कल थे वहां मंच पर, तो जब शिक्षा मित्रों के मंच पर आए होंगे आप दोनों बड़े मंत्री, तो ये तो क्या अपने नेतृत्व को भरोसे में लेके आए थे कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए, करना हो तो हम जाएं? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सामान्यतः तभी मंच पर आता है जब एक मोटी सहमति बन जाए। आने से पहले देखिए, हम लोग, ये जनता है और ये हमारे प्रदेश के नागरिक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता गिरता जरूर है। अगर ये शेर बना रहे हैं बच्चों को, राष्ट्र और प्रदेश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें पूछने का नहीं है। मैंने निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री से इस बात को रखा था कि भाई चलना है, आपका भी नाम है। उन्होंने कहा भाई इस शिक्षा मित्रों में एकरूपता नहीं है, कम से कम एक दर्जन से ऊपर इनके संगठन है, एक के साथ खड़े हो जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे के साथ खड़े हो तीसरा। हम चाहते हैं कि ये सब लोग एक हों, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उन्होंने ये भी कहा भाई हमारी सरकार ने कुछ न कुछ इनके लिए जो हो सकता है किया, आगे भी चिंता कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, दोबारा आएंगे, ठीक है जी, ठीक है शिव कुमार जी। आलोक पांडे जी, मेरी राजनीतिक रिपोर्टिंग की जितनी अवधि रही है जीवन में, उसकी समझ ये कहती है, लब्बो-लुबाब जो है, यादव जी आप भी सुनो, अशोक जी बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, अगर बिना रोक टोक के लोग लखनऊ में जुट जाएं, पुलिस उनको रोकने की बजाय रास्ता दिखाने लगे कि ना इधर से भैया, इधर से पानी पीते हुए इधर निकल जाओ, क्या, और ठंडे में बैठो, धूप भी तेज है, क्या, और सब व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, क्या, तो मान लीजिए कि मौसम बदल गया। अन्यथा ये हो सकता था जगह जगह सीमा पर लाठी चलती, ये हमारे शिक्षा मित्र और पुलिस में संघर्ष होता, शिक्षा मित्र घायल होते, कुछ पुलिस वाले घायल होते और हंगामा होता और 1000-2000 गिरफ्तारी हो जाती या प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जाता। नहीं, अभी तक के कार्यक्रमों का स्वरूप यही रहा है। कल मौसम बदला हुआ था, लखनऊ का मिजाज और मौसम। आलोक जी क्या समझे इसको? सर मुझे तो एक ही बात समझ में आ रही है कि शिक्षा मित्र बार बार ये सिद्ध करें, या अब कल तक शायद सिद्ध कर पाए हैं कि तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें। अब वोट 24 का भी तुम्ही को देके ना आलोक जी ना, इसमें भी मेरी एक वो है, आप सहमत हैं नहीं बता दीजिए। मुझे लगता है शायद बीजेपी इस बात को लेकर, क्योंकि मैं इस प्रसंग से बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं, इनको शिव कुमार को भी पता है, त्रिभुवन जी को भी, दोनों मित्रों को, कि एक बात इनफॉर्मली, मैं नाम नहीं लूंगा, आती थी कि अरे भाई वो लोग तो सपा के चक्कर में रहते हैं, क्या, भाजपा वाचा भरवाना चाहती थी, पानी हाथ में लो, तुलसी का पत्ता रखो, बोलो जी। आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मैं यही कह रहा हूँ कि सारे शिक्षा मित्रों से कहलाया बीजेपी के लिए, तुम्हें हो माता, अच्छा पिता तुम्हें हो। अब तुम ही सब कुछ हो, ना हमारे लिए सपा है, ना बसपा है, ना कांग्रेस है। अब हम नहीं, कांग्रेस तो ऐसी लड़ाई में नहीं, कांग्रेस क्या देगी? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि कोई अन्य दल नहीं, सब कुछ अब सारा एक छत्र एकाधिकार 1.5 लाख शिक्षक परिवारों का भारतीय जनता पार्टी की तरफ है।
क्योंकि ये बार बार आता है। मेरे भी 2-3 मित्र हैं, 1-2 लोग घर में हैं जो शिक्षा मित्र हैं, और बहुत सारे लोग मैं जुड़ा हूँ क्योंकि टीचिंग फील्ड से भी हूँ। तो उसमें ये बात समझ में आती है कि कहते भाई सपा का वोटर हम कहते हैं, सपा को क्रेडिट मिलेगी। अगर हम उसका इनको पूरा परमानेंट शिक्षक बना दें तो वोट तो सपा को मिलेगा, क्रेडिट भी सपा को मिलेगी। तो कल जरा क्रेडिट कब होने वाली बात शुरू हो गई। ठीक बात, कल से ये होगा कि क्रेडिट थोड़ी है भाजपा की तरफ है, और मंत्री जी ने कह दिया कि 24 से पहले वोट दो बेटा। क्रेडिट नहीं, अब तो साइन बोर्ड ही बदल दिया। अब क्या क्रेडिट, साइन बोर्ड बदल दिया। दूसरा तो पहले था लाला राम एंड सन्स, अब हो गया श्यामलाल एंड सन्स, बात खत्म हुई। वो विषय नहीं। ठीक 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 आलोक जी। त्रिभुवन सिंह, मुझे याद है योगी जी की सरकार के प्रथम कार्यकाल में बात हुई आप लोगों की समस्या पर, तो जी एक लंबी पेंडेंसी है इस समस्या की। इसके कारुणिक पक्ष, इसका जो करुणा का पक्ष है वो बहुत बड़ा है जी। मैंने एक बार मुख्यमंत्री से कहा था पिछले कार्यकाल में, तब मैंने कहा था कि ये ऐसे वो कहा कि भाई शिक्षा मित्रों का मसला है, तो मैंने उनको कहा था कि मेरिट डिमेरिट का मसला नहीं है, अब करुणा का मसला है जी। इसको इसी दृष्टि से देखना होगा। क्या नियम कहता है, क्या कानून कहता है, छोड़िए, हमारी करुणा क्या कहती है, वहां से बात शुरू होनी चाहिए। आलोक जी। नहीं, मैं भी बिल्कुल इसी पक्ष में हूं कि अब इनका एक स्थायी समाधान हो, और मेरे दिमाग में एक समाधान आ रहा है, आपके अनुमति हो तो वो समाधान मैं बता दूं। मुझे लगता है कि 1,46,000 अगर शिक्षक एक साथ समायोजित नहीं किए जा सकते, तो जैसे अग्निवीरों के लिए किया गया है, कितने लोग लिए जाएंगे उस पर इतने लोग परमानेंट होंगे, उसी से मिलता जुलता है कि सारे शिक्षक को परमानेंट कर दे क्रमबद्ध तरीके से। जो सीनियर उनको पहले कर दे, जो जूनियर उनको बाद में कर दे। 1,06,000 शिक्षक अगर सरकार रखती है कि इससे ज्यादा हो रहे हैं, तो जब भी भर्ती निकले उनको 33% सीटें उनके लिए रिजर्व कर दे, जिससे 33% लोग समायोजित हो जाए, तो 3 से 4 बार में सारे शिक्षक समायोजित हो जाएंगे। सरकार को समायोजन कर देना चाहिए। अब इससे ज्यादा देर नहीं जी। ठीक, बहुत देर हो गई जी। ठीक, त्रिभुवन जी, आपके हिसाब से 3 लाइन में बताइए, लंबा नहीं, 3 लाइन में करें। मैं तो सिहर जाता हूं जब कोई शिक्षा मित्र फोन पर आता है या वैसे संपर्क में आता है और कहता है कि भाई साहब आप बताओ 10,000 रुपया में कैसे खर्चा चले। इस बात का कोई उत्तर नहीं। किसी राज्य के वित्त मंत्री, चाहे केंद्र के वित्त मंत्री, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्रियों को भी बैठा लीजिए, कोई माई का लाल 10,000 रुपया में 6 लोगों के परिवार का बजट बना के दिखा दे। सोचिए, छोटी बात है क्या? कैसे जी रहे हैं ये वही जानते हैं। इस घुटन को समाप्त होना चाहिए, इस पीड़ा को खत्म होना चाहिए, इस संत्रास को विदा होना चाहिए। एक नई सुबह, एक नया उजाला हम अपने इन साथियों को, इनके जीवन को, इनके परिवार को उपहार में दें, ताकि जो भी सेवा काल इनका बचा है, किसी का 10 साल होगा, किसी का 8 साल होगा, 10 से ज्यादा शायद किसी शिक्षा मित्र का अब नहीं होगा मोटे तौर पर कार्यकाल। 10 साल के लिए हम व्यवस्थाओं को शिथिल कर दें, नियमों को शिथिल कर दें, तो कुछ नहीं जा रहा। उत्तर प्रदेश अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। अब आलोक जी बैठे हैं, ये तो अर्थशास्त्री हैं, IAS में इम्तिहान वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब उत्तर प्रदेश गरीब नहीं है और ना देश गरीब है। बड़े गर्व से कह रहा हूं, तंज में नहीं, ये फक्र से कह रहा हूं। क्या समृद्ध उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दावा कर रहा है और उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, क्या वो प्रदेश इन परिवारों को बेहतर जीवन स्तर नहीं दे सकता? देना चाहिए। बजट आ रहा है, अब बजट तो बन गया, छप गया, कल तो पेश हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस दिशा में चाहे होली से पहले और चाहे होली के बाद कोई निर्णायक पहल करनी चाहिए।
होली के बाद इनके गाल पर, इनके माथे पर गुलाल का टीका लगे, ये पूरे प्रदेश की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है। धन्यवाद।